Are you also scared of foundation law papers? Do you think that you can manage all the other subjects, but law is something that keeps triggering you, keeps terrifying you? It is very scary. You don't know how to tackle it. Do you think that law is the only subject that will fail you in this attempt? Law is just not about ratification. It is about a proper structure and presentation. If you don't present properly, if you don't express your answers properly, you will lose marks even after knowing your answers. But don't worry, I'm here to help you. Firstly, if you wonder who I am a CA finalist student. I am Sneha. I cleared my foundation in the very first attempt and I scored exemption in all the four subjects of CA foundation. How? I scored 60 plus marks in law. I will tell you exactly what you need to do, what you don't need to do, what mistakes to avoid, what chapters to focus on, what are the important topics, etc. etc. One thing about me, I never did the 100% syllabus. लॉ इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो हम सब आई गेस पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वी आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, आपने इको पढ़ा होगा, एंड कहीं जिन बच्चों के पास मैथ्स थी, क्यूए थी, ठीक है, एलआर वगैरह कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं, बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर अस. बट डोंट वरी, नाउ आई विल हैंडल फ्रॉम हेयर. ओके, सो हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. In this video, I will give you a very clear picture on how you can exactly move stepwise from now onwards, how you can prepare law, what to do, what not to do, and also I will tell you the chapters that you can skip if you have little time or no time left. Okay, so in this video, I will give you past paper analysis, weightage of each chapters, A category chapters, B category chapters, and also how to present the answers, how to write the answers, what mistakes to avoid, etc. etc. So I think without wasting any time, let's get into the video. सबसे पहली चीज़ दैट यू नीड टू फोकस ऑन, एंड एक चीज़ आपको जो अपने माइंड में हमेशा रखनी है, टेक ओनली वन चैप्टर एट अ टाइम, ठीक है. डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस. इससे क्या होगा, हमारे माइंड में ना सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, सब चीज़ें मैसअप हो जाएंगी, एंड आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो फर्स्ट रूल जो सबको फॉलो करना है, वन चैप्टर एट अ टाइम. आप लॉ को किसी और सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, बट लॉ के कोई भी दो चैप्टर्स कभी मिक्स मत करना कि सुबह LLP पढ़ रहे हो, शाम को सोगा पढ़ रहे हो, ऐसे मत करना, ठीक है. जस्ट टेक वन चैप्टर, उसकी प्रोविजंस करो, उसके लेक्चर्स करो, उसको रीड करो, उसको लर्न करो, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. दूसरी चीज़, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या एग्जैक्ट मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, वो कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है या फिर हमें लाइन टू लाइन लिखना है, ICI मार्क्स नहीं देता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी वाली चीज़ें कि हमें एग्जैक्टली याद क्या करना है और हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है. तो नो, यू डोंट नीड द एग्जैक्ट मॉड्यूल लैंग्वेज, ठीक है. ICI तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता कि तुम मॉड्यूल में जो लाइन बाय लाइन चीज़ें हैं वो याद करो या फिर वो रटो एंड वो लिख कर आओ. तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें प्रोविजंस पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली सही प्रोविजन क्या है, गलत प्रोविजन क्या है, एंड ऑल्सो तुम्हें उसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है. एटलीस्ट लाइक कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, वो तुम अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद अब लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत जो हर थ्योरी सब्जेक्ट में होती है वैसे तो, कि हमें याद नहीं हो रही हैं चीज़ें, हम याद कैसे करें, ठीक है. तो एक बहुत ही कॉमन तरीका है लॉ जैसे सब्जेक्ट को याद करने का, जो हम लोग इंटर में भी यूज़ करते थे फॉर सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, ऑडिट, एंड तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो. उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है. उसमें क्या है कि जैसे तुमने मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने 3 पेजेस पढ़े, ठीक है, आज तुमने 3 पेजेस याद करे. अब बिफोर मूविंग ऑन टू द 4th पेज, एक बार याद करने की कोशिश करो जो तुमने पिछले 3 पेजेस पढ़े हैं वो तुम्हें याद हैं या नहीं. क्या कहा मैंने, तुमने 3 पेजेस याद करे, ठीक है, 1 2 3. नाउ 4th पेज पे जाने से पहले एक बार बुक बंद करो, आंखें बंद करो या आंखें खुली रखो, वट एवर, एंड वो याद करने की कोशिश करो अपने माइंड में कि तुमने जो 3 पेजेस पढ़े हैं वो तुम्हें याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तुम्हें टॉपिक्स याद आ रहा है, तुम्हें उसके अंदर का कंटेंट याद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुम्हें ना साथ साथ रियलिटी चेक भी दे देगी. तुम पढ़ भी रहे हो, तुम रिवाइज भी कर रहे हो, तुम्हारी लर्निंग प्लस रिविजन दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर लगेगा. अगर तुम कोई चैप्टर 1 घंटे में याद करते या रिवाइज करते तो शायद तुम्हें 1 hour 15 minutes 20 minutes इवन 30 minutes लग जाएंगे, बट यू विल नेवर फॉरगेट दैट चैप्टर. तुम्हें वो चैप्टर एकदम अच्छी तरह याद हो जाएगा एंड यू विल गेट अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि हाँ, एटलीस्ट मुझे इतना आता है, अब मैं आगे जा सकता हूँ, ठीक है. एक चीज़ ये हो गई. एक और मेथड है, वैसे तो एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेथड्स बताए थे हाउ यू कैन लर्न द थ्योरी सब्जेक्ट्स, ठीक है. आई विल लिंक दैट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. उसको चेकआउट ज़रूर करना अगर तुमसे लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तुम्हें चीज़ें याद नहीं हो रही. तो उसमें बहुत सारे मेथड हैं. एक तो यही एक्टिव रिकॉलिंग वाला, एक मेथड और है, तुम क्या करो रात को सोने से पहले, ठीक है,
लाइक कुछ नहीं करना, यू डोंट नीड योर बुक्स, यू डोंट नीड एनीथिंग। एक बार ना जो पूरा दिन में पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करो। दिस वाज द ओनली टेक्निक जो मैंने हर सब्जेक्ट में यूज़ करी है, सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं, फाउंडेशन में भी यूज़ करी थी, इंटर में भी यूज़ करी है, एंड आगे फाइनल में भी यूज़ करूँगी। इससे ना तुम्हें लाइक एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है कि तुम्हें कितना आता है और तुम्हें कितना नहीं आता, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आराम से जब तुम रात को सोने से पहले जब आराम से लेट जाओ बेड पे, ठीक है, जब भी लेटे हुए, बैठे हुए, वॉक करते हुए, कुछ भी करते हुए, एंड एक बार याद करने की कोशिश करो कि जो तुमने पूरे दिन में किया है वो क्या क्या था। लाइक बेसिकली क्या टॉपिक था, क्या उसमें सब टॉपिक्स थे, क्या सेक्शंस थे, क्या फॉर्मूलाज थे। एक बार तुम ऐसे याद करने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सब कुछ याद है या नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने तो पूरे दिन में 10 टॉपिक्स करे, जब तुम ये रिकॉल कर रहे होगे तुम्हें सिर्फ 6 टॉपिक्स याद आए या 7 टॉपिक्स याद आए, तो उसी टाइम एक बार बुक खोल के देख लो जो बाकी के 3 टॉपिक्स थे। एंड आई अश्योर यू, अगर तुमने एक बार उस टाइम बुक खोल के देख लिया, वो चीज़ याद कर ली ना, फिर तुम उसको नहीं भूलोगे। तुम सुबह दोबारा ये चीज़ करके देख लेना कि विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी नोट्स, एक बार अपने माइंड में रिकॉल करने की ट्राई करना कि जो रात को रिवाइज किया था वो क्या है, तुम्हें वो पक्का याद होगा, ठीक है। क्योंकि रात को सोने से पहले ना हम जो भी चीज़ें याद करते हैं वो पूरी रात में हमारे माइंड में लाइक बेसिकली स्टोर हो जाती है, हमें याद रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया ये। अब नेक्स्ट चीज़ की मटेरियल क्या यूज़ करना है। देखो वैसे तो आईसीआई मॉड्यूल ही बेस्ट है, अगर तुम्हें उससे समझ में आता है, अगर तुमने उसको पहले रेफ़र किया हुआ है तो वो कर लो, ठीक है। अगर तुमने नहीं किया हुआ, तुमने किसी भी टीचर्स के लेक्चर्स लिए हैं, तुम्हारे पास कोई भी बुक है ना, वो ही बुक रेफ़र कर लो। बट जिस भी मटेरियल से अभी तक पढ़ रहे थे उसी मटेरियल को रेफ़र करना। अब लास्ट के 20 डेज़ में अपना मटेरियल चेंज मत करना, बिकॉज तुम मटेरियल चेंज करते हो ना तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। सिलेबस सेम है, ठीक है, सबका कंटेंट सेम होगा, बट सबकी प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा। किसी ने कोई टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन करा होगा, किसी ने अलग तरीके से, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है, बेफालतू की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आज तक मटेरियल यूज़ किया है उसी पर स्टिक रहना, ठीक है। कोई मटेरियल अच्छा, कोई मटेरियल ख़राब नहीं होता, सब अच्छे हैं, सब आईसीआई को ही अपना बेस लेकर बनाते हैं, सो यू कैन रेफर दैट। उसके बाद वेरी कॉमन क्वेश्चन जो सबके माइंड में रहता है जो भी लॉ पढ़ना शुरू करता है कि सेक्शन नंबर्स याद करना इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो शॉर्ट आंसर नो, ठीक है, कोई सेक्शन नंबर्स याद करना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव यू, कभी भी सेक्शन नंबर लिखने के चक्कर में गलत सेक्शन नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, कभी भी गलत सेक्शन नंबर नहीं लिखना है। अगर तुमने लिख दिया सेक्शन 20, ठीक है, बट वो सेक्शन एक्चुअली में 21, 22 या 23 था, तो तुम्हारा पूरा आंसर 7 मार्क्स का भी सही होगा ना, लाइक लिटरली एक वर्ड की भी गलती नहीं होगी। बट क्योंकि तुमने लिख दिया एज पर सेक्शन 20, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, तुम्हें उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज तुमने अगर गलत सेक्शन कोट कर दिया तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत है। तो इफ़ यू आर 110% श्योर कि इस आंसर में यही सेक्शन लगेगा और उसका यही सेक्शन नंबर है, तभी लिखना, अदरवाइज इग्नोर, ठीक है, अदरवाइज अवॉइड। अगर 99% भी श्योर हो ना, मत लिख कर आओ, मार्क्स कट जाएंगे बेफालतू के, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद करना कैसे है, तो एक तरीका है लेक्चर्स देखो, ठीक है। अब एट दिस पॉइंट देखो 20 डेज बचे हैं, ठीक है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। सारे चैप्टर्स तुम अभी शुरू करोगे तो नहीं हो पाएंगे, बट तुमने कुछ ना कुछ करा हुआ अभी होगा और जो बचा हुआ है वो अब हो जाएगा। बता रही हूँ कैसे, देखो लॉन्ग लेक्चर्स लेने का टाइम नहीं है, ठीक है। तुम्हें बेसिक लॉ की लैंग्वेज तो आज तक पढ़नी है और समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। लेक्चर्स देखो, ठीक है, प्रेफरेबली वन शॉट्स ही देखो इस टाइम पे, तो वन शॉट देखो, अपना मॉड्यूल या अपना स्टडी मटेरियल रीड करो, यही वो रखो। या तो एक काम करो, टॉपिक वाइज ले लो कि पहले तुमने 2-3 टॉपिक्स देख लिए एंड फिर वो 2-3 टॉपिक्स बुक से पढ़ लिए, 1 बार 2 बार 3 बार, एंड उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर ली। इसको रटना ही बोलते हैं कि 2-2 3-3 बार तुम पढ़ रहे हो, बट ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने एक बार लेक्चर देखा, एक बार रीड किया एंड तुम्हें याद हो जाएगा, तो तुम्हें 2-3 बार उसको याद करना पड़ेगा। एक लाइक प्योर रटाफिकेशन नहीं कि बिल्कुल लाइन टू लाइन याद करना है, जस्ट कीवर्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सब तो याद करोगे ना, तो वो सब कब याद करोगे, अभी ही याद करोगे चैप्टर वाइज, ठीक है। ओके एक टीचर जो लाइक पर्सनली बहुत अच्छा मेरे को लग रहे थे, तुम सीए गुरप्रीत सर है, ठीक है, उनके लेक्चर्स रेफ़र कर सकते हो। उनके जो वन शॉट है ना वो बहुत डिटेल्ड होते हैं, ठीक है। अगर तुमने आज तक कोई चैप्टर नहीं भी किया तो भी तुम उनकी वो वीडियोस को रेफ़र करोगे तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि उस चैप्टर में क्या है, उस एक्ट में क्या है, एंड एवरीथिंग। लाइक वो वन शॉट है, वन शॉट के टाइम के हिसाब से पढ़ाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बता देते हैं। ओके लास्ट पॉइंट जो मेरे को ऐसे बताना, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पेपर एनालिसिस पे चलते पेपर एनालिसिस पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। मेरी बात मानो या ना मानो, ठीक है, या तो अपना 1-2 अटेम्प्ट लगवा के मानो या अभी मेरी बात सुन लो। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने जो लिखा है वो तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा तो वो एग्जामिनर को कैसे समझ आएगा, और अगर तुमने जो अभी लिखा है वो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा तो वो तुम्हें मार्क्स कैसे देगा,
वो अपने आप से अज्यूम तो नहीं कर लेगा कि हाँ इस बच्चे ने यही लिखा होगा। तो तुम्हारी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, जस्ट रीडेबल, ठीक है। दूसरी चीज़, आंसर्स लॉ में लिखने कैसे हैं। लॉ में आंसर्स लिखने का अलग तरीका होता है, अकाउंट्स का तरीका अलग है, मैथ्स का तरीका अलग है, इवन इको का तरीका अलग है, बट जो लॉ का तरीका है ना वो बिल्कुल अलग है। तुम्हारा आंसर 3 पार्ट्स में लिखा जाता है, ठीक है, प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ऐसे ही आंसर लिखना है। इंटर में भी ऐसे ही आंसर लिखा जाता है, फाउंडेशन में भी ऐसे ही आंसर लिखा जाता है, एंड फाइनल में भी ऐसे ही आंसर लिखा जाता है। अब तीनों में लिखना क्या क्या है। प्रोविजन में जो भी तुम्हारी प्रोविजंस होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड कब होगा, वैलिड कब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तुम्हें प्रोविजन लिखनी होती है, ठीक है। 2-3 लाइन्स की है तो 2-3 लाइन्स की, पूरे पेज की है तो पूरे पेज की हेडिंग डालो प्रोविजन, सारी प्रोविजंस लिख दो जो भी उस केस स्टडी में जो भी एप्लीकेबल है। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालो फैक्ट्स एंड एनालिसिस। अब फैक्ट्स में क्या लिखना है, पूरा क्वेश्चन मत लिख दो क्योंकि वो फिर पेपर तुम्हारा बहुत लेंदी हो जाएगा एंड तुम्हें कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, लाइक अपनी लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4-5 लाइन के फैक्ट्स लिख दो। एक लाइन छोड़ो, फिर सेकंड पैराग्राफ बनाओ एनालिसिस का, ठीक है। हेडिंग तो तुमने एक ही डाल दी, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। फैक्ट्स लिखो 3-4-5 लाइन के, एक लाइन छोड़ो, फिर एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में हम एक्चुअली में जो फैक्ट्स हैं उसमें अपनी प्रोविजन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वॉइड होने की बात हो रही है, तो तुम एनालिसिस में लिखोगे कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज ऐसे ऐसे प्रोविजन की वजह से उन्होंने ये फुलफिल नहीं किया या ऐसे हो गया। लाइक बेसिकली जो भी तुम्हारा आंसर है मेन वो एनालिसिस है। कंक्लूजन भी लिखोगे तुम यहाँ पे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो वॉइड है और अगर नहीं है तो नहीं है, लाइक दिस इज द आंसर, ठीक है। बट ये जो कंक्लूजन है ये तुम एक बार अलग से भी लिखोगे, ठीक है। फैक्ट्स एंड एनालिसिस लिख लिया, फिर डालो कंक्लूजन हेडिंग, उसको बॉक्स में करो, उसके नीचे लिखो कि हाँ दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड, बस जो भी फाइनल आंसर है, 1 लाइनर और 2 लाइनर होती है कंक्लूजन हमेशा, और वो लिखो। अब ये कंक्लूजन लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कभी कभी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, कभी कभी, ठीक है, बहुत कम केसेस में, कि वो तुम्हारा पूरा आंसर देखे। तो लाइक वो क्या करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, अगर बच्चे का कंक्लूजन सही है, उन्हें पेपर प्रेजेंटेबल लग रहा है, तो वो एक इंप्रेशन बन जाता है कि हाँ दे नो द आंसर, सही ही लिखा होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा कंक्लूजन तो सही ही है, तो वो उसी को देख के तुम्हें मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें समझा दी कि कैसे पढ़ना है लॉ को एज अ सब्जेक्ट, कैसे याद करना है। अब क्या पढ़ना है, देखो एक चीज़ समझो, आईसीआई का ना लॉ को लेकर बाकी पेपर सब्जेक्ट्स में पैटर्न इतना फिक्स नहीं है, बट लॉ में एक बहुत ही सेम पैटर्न फॉलो होता है। मैंने कौन से अटैम्प्ट से एनालाइज किया है, May 24 से लेकर अभी September 25 तक सारे पेपर्स देखे, ठीक है। सारे पेपर्स में कौन से क्वेश्चन में कौन से एक्ट से पूछा हुआ है वो देखा। May 24 न्यू स्कीम का पहला अटैम्प्ट था और September 25 अभी लेटेस्ट, ठीक है। अब मैं एक बार बताऊंगी, अभी तक जो पॉइंट्स बताए हैं वो लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा सुन के बाद में लिख लेना। बट अब एक पेन और पेपर ले लो, उसमें लिख लो एक बार, जिससे कि जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम लाइक किस पोजीशन पे हो, ठीक है। क्वेश्चन 1 में कौन सा आता है, फिर क्वेश्चन 2 में कौन सा आता है, ये सब आई विल टेल यू। फटाफट से लिख लो एक बार, ठीक है। देखो बेसिक पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन 1 इज द कंपल्सरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड एक चॉइस में छोड़ना होता है, ठीक है। ओके जी। अब उसमें भी क्या है, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं, 1 पार्ट इज ऑफ 7 मार्क्स, सेकेंड पार्ट इज ऑफ 7 मार्क्स एंड थर्ड पार्ट इज ऑफ 6 मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज द पेपर पैटर्न। अब क्वेश्चन 1 में क्या आता है, देखो क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ठीक है, कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। क्वेश्चन बी में क्वेश्चन 1 के बी पार्ट में कंपनीज एक्ट या फिर एलएलपी में से आता है 7 मार्क्स का, एंड सी पार्ट में पार्टनरशिप एक्ट में से आता है 6 मार्क्स का। आई विल नॉट रिपीट दिस, वीडियो दोबारा सुन लेना अगर कुछ मिस हो जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 के ए पार्ट में से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर सोगा में से आता है मोस्टली, ठीक है, 7 मार्क्स। बी पार्ट इज ऑफ कंपनीज एक्ट 7 मार्क्स एंड सी पार्ट इज ऑफ एलएलपी 6 मार्क्स। फिर क्वेश्चन 3 इज ए पार्ट पार्टनरशिप 7 मार्क्स, बी पार्ट कंपनीज एक्ट 7 मार्क्स एंड सी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 मार्क्स, ओके। अब क्वेश्चन 4 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट करना इजी होता है, क्वेश्चन 4 मोस्टली इजी आता है, सो यू कैन अटेम्प्ट इट एज अ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम अपना क्वेश्चन 4 रख सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आता है 7 मार्क्स का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है 7 मार्क्स का एंड IRF आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 में ए पार्ट इज सोगा 7 मार्क्स, बी पार्ट इज पार्टनरशिप 7 मार्क्स एंड सी पार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 मार्क्स। फिर क्वेश्चन 6 में ए पार्ट इज नेगोशिएबल 7 मार्क्स, बी पार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 मार्क्स एंड सी पार्ट इज सोगा 7 मार्क्स। अब मैंने इतना सारा क्या बोला है, देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हर क्वेश्चन में पूछा जाता है 6 मार्क्स का या फिर 7 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पार्टनरशिप, नेगोशिएबल,
ठीक है, और सोगा, इन तीनों में से भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईआरएफ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का, और एलएलपी से भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का इन मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए ना कि तुम्हें छोटे चैप्टर्स करने हैं, ईजी चैप्टर्स करने हैं, देखो तुम्हारे 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, 12 में से 10 तो आ ही जाएंगे। अगर बिल्कुल सही भी लिखा है तो 10, वैसे तो क्यों मार्क्स काटेंगे अगर सही लिखा है, बट चलो 12 में से तुम्हारे 10 मार्क्स आ गए सिर्फ 2 चैप्टर करके, छोटे छोटे से, लाइक बहुत छोटे छोटे हैं। 1 घंटा या फिर चलो मैक्सिमम 2 घंटे लगा लो, तुम्हारा एलएलपी और आईआरएफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर तुमने अभी तक नहीं करा ना और बाकी सब्जेक्ट्स हुए हुए हैं, अभी भी शुरू करोगे, लॉ हो जाएगी। ठीक है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, लाइक अ पर्सनल स्टोरी। वैसे तो इस चीज़ से इंस्पायर मत होना। मैं एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करके गई थी, ठीक है, इन माई अटेम्प्ट। मेरा ओल्ड स्कीम में था तो वो उसकी वेटेज वगैरह अलग होती थी, बट क्योंकि मेरा अटेम्प्ट था दिसंबर 2022, ठीक है, आफ्टर माई स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, एंड आफ्टर माई ऑल दी एंट्रेंस कॉलेज वगैरह के, मेरे पास बहुत कम टाइम था। लाइक आई गेस आई क्लियर दिस पेपर इन लेस देन अ मंथ, या फिर मैक्सिमम 30 to 40 डेज पड़ा होगा। तो लॉ वही पसंद तो थी नहीं, अभी भी कुछ खास पसंद नहीं है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो छुआ भी नहीं था। ठीक है, बाकी चैप्टर्स देखे थे। एक चैप्टर पता नहीं कौन सा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आई गेस सोगा ही था, उसको भी थोड़ा ऐसे कच्चा पक्का किया था। रात को 8 या 9 बज रहे थे, एक नया चैप्टर शुरू किया था, या फिर तो सोगा था या कंपनीज एक्ट था। 3 से 4 घंटे उसको चिल्ला चिल्ला के याद करा, ठीक है, बालकनी में घूमते घूमते याद किया। 13 मार्क्स का चैप्टर था वो, मेरे को याद नहीं आ रहा चैप्टर था कौन सा, बट एग्जैक्टली 13 मार्क्स की उसकी वेटेज होती थी। पेपर है अगले दिन, रात को 9 बजे शुरू कर रही हूँ चैप्टर, 13 मार्क्स की वेटेज है, क्योंकि पता नहीं कैसे वो पहले स्किप हो गया था। अब वो पैनिक मोड तो रहता है, बाकी सिलेबस हुआ हुआ है, एक चैप्टर बचा। अब सब लोग बोलते हैं कि भाई पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, इवन 1 हफ्ता पहले भी मत करो, बट आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। मैंने उसको याद करना शुरू किया कि ठीक है 9 बज रहे हैं, 12 से 1 बजे तक इसको याद करती हूँ, फटाफट रटती हूँ, कैसे तैसे मेरे को ये चैप्टर करना है। अगले दिन एग्जैक्टली 13 मार्क्स का वो पेपर में आया था, कंपल्सरी क्वेश्चन में आया था, एंड लाइक मेरे को सबसे अच्छी तरह वो क्वेश्चन आता था। इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि लेट हो गया है, ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड लेट हो गया, ठीक है, अब मत करो। जब देख रहे हो तब करो, ठीक है, जब तुम्हें लग रहा है कि मेकअप करना चाहिए, ठीक है, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, हो जाएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, मार्क्स मिल जाएंगे, अगर लिख कर आओगे तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने जिससे कि अगर तक अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ है तो तुम्हें पता चले कि हो सकता है 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, और अभी तो 20 डेज हैं। ठीक है, उसके बाद अब किस सीक्वेंस में तुम्हें काम करना है। सबसे पहले करो कंपनीज एक्ट, ठीक है, इसकी वेटेज होती है अराउंड 21 मार्क्स। सेकंड करो तुम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसकी 14 मार्क्स की वेटेज होती है, तो तुम्हारे 35 मार्क्स की वेटेज हो गई इन दोनों चैप्टर से, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दोनों में इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंपनीज एक्ट को 4-5-6 घंटे में कर लो, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो छोटा सा ही है, उसको 3-4 घंटे ले लो। लाइक अगर आज तक नहीं करी ना लॉ, 1 दिन में ये दोनों चैप्टर्स हो सकते हैं, 14-15 घंटे लगा दो, बहुत प्यार से हो जाएंगे, ठीक है, बहुत प्यार से। फिर थर्ड एलएलपी ले लो, ठीक है, 6 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है, 2 घंटे में क्वेश्चंस के साथ हो जाएगा। फिर फोर्थ ले लो आईआरएफ, फिर से ये सेम है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 1 से 2 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद फिर लो सोगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, 20 मार्क्स के अराउंड की वेटेज होती है, 15 से 20 मार्क्स। इसमें थोड़ा सा लिमिटेड टॉपिक्स भी बता दूंगी पहले, बट अभी ये सीक्वेंस लिख लो। फिर 6th में करो पार्टनरशिप, 20 से 22 मार्क्स की वेटेज होती है, ठीक है, एंड लास्ट में हमें करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें भी लिमिटेड यूनिट्स को ज़्यादा फोकस करके करना है, एंड बाकी को ऐसे, ठीक है। ओके, अब मैंने तुम्हें ये सब बता दिया, कौन से चैप्टर्स पूरे पूरे करने हैं, पूरे पूरे इंपॉर्टेंट है, एलएलपी, आईआरएफ, ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये चारों ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ईजी हैं, ऐसे एक्ट्स बोलो, ऐसे चैप्टर्स बोलो जो बहुत ईजी हैं, ठीक है, इनमें से सेलेक्टिव स्टडी मत करो, इनको पूरा पूरा करके जाओ। अब फटाफट से आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आईसीए, सोगा एंड पार्टनरशिप। इन तीनों की फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लो कि इसमें से तो पेपर आएगा ही आएगा, ठीक है, दिस इज नॉट पेपर प्रिडिक्शन, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आईसीआई किसी ना किसी पार्ट में किसी ना किसी तरीके से इन टॉपिक से पूछती है। लिख लो फटाफट से। फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 यूनिट्स हैं, ठीक है, अगर नहीं करा ना आज तक तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9, सिर्फ ये 5 यूनिट कर लो,
बाकी छोड़ दो फिलहाल के लिए, अगर आज तक नहीं करी, और अगर करिए तो फिर उसको रिवाइज कर ही लेना। कौन सी 2, 3, 7, 8 और 9, ठीक है। उसके बाद 6 टॉपिक्स बता रही हूँ, इनमें से 3-4 पक्का आएंगे, लिख लो। पहला एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस, इसमें एक तो रेवोकेशन रूल्स और दूसरा कम्युनिकेशन रूल्स, ठीक है। थर्ड टॉपिक इज फ्री कंसेंट, फोर्थ टॉपिक इज ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, फिफ्थ टॉपिक इज कंसिडरेशन एंड सिक्स्थ टॉपिक इज माइनर्स अग्रीमेंट। वैसे तो मैंने धीरे धीरे ही बोला है, बट अगर कुछ नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा वीडियो सुन लेना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले ये करो, उसके बाद आगे जाना, ठीक है। सोगा में तुम किस हिसाब से कर सकते हो रिवीजन अपनी, पहले करो यूनिट 3, फिर करो यूनिट 4, फिर करो यूनिट 1 एंड फिर करो यूनिट 2, ठीक है। ये वैसे है कि इस लाइक ऐसे करोगे ना तो यूनिट 3 की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको पहले करके स्ट्रॉन्ग कर लो। अब इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, कंडीशन वर्सेस वारंटीज, दूसरा राइट ऑफ अनपेड सेलर, एंड तीसरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्लस पासिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। सोगा में होगा ये 3 टॉपिक्स। अब पार्टनरशिप, देखो फर्स्ट यूनिट तो बहुत ही बेसिक है, उसको तो एक बार बस वीडियो कान से निकाल लेना वीडियो को, या फिर एक बार जस्ट रीड कर लेना। उसके बाद फिर यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फिर कर लेना यूनिट 2। अब इसमें कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माइनर इन पार्टनरशिप, ठीक है, उसकी क्या राइट्स होती हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर, ये सब। दूसरा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ म्यूचुअल एजेंसी वाला चीज़। फिर MOA और AOA बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड फोर्थ इज डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है। इतनी मुझे तुम्हें लाइक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल सब कुछ चीज़ें बतानी थी, मैंने बता दी। अब इस चीज़ को एक प्रॉपर प्लान बना लो अपना कि तुम्हें डे वाइज क्या करना है। एंड अगर अभी भी नहीं पता ना, तो येस्टरडे आई पोस्टेड अ वीडियो अबाउट लास्ट 20 डेज प्लानर, ठीक है। ये तो सिर्फ लॉ की बात थी, ये तो एक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी की बात थी कि तुम्हें करना कैसे है। उसमें मैंने तुम्हें 20 डेज में कैसे रिविजन करनी है, ठीक है, पूरे सिलेबस की, सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, पूरे सिलेबस की वो बताई है, ठीक है। डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इवन आर वाइज, कि कितना करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो वो चेक कर लेना अगर तुम्हें एक प्लानर चाहिए। एंड इफ़ यू हैव अ प्लानर ऑफ योर ओन तो उसको तुम आराम से फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लेना। लास्ट में यही बोल के जाऊंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, ठीक है। लॉ सिर्फ इसलिए थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है क्योंकि हमने आज तक पढ़ा नहीं है, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर अस, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को अडेप्ट करने में, चीज़ों को समझने में। बाकी कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेरे से डाउट्स पूछ लेना, कैसे प्रिपेयर करना है, या योर डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग। उसके अलावा लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज लॉ सबको परेशान करता है, तो प्लीज़ शेयर इट, ठीक है, एज मच एज यू कैन, जिससे कि इट विल रीच मोर फाउंडेशन स्टूडेंट्स। Also, if you want, similar video, similar subject-wise strategy video for accounts and तुम्हारा maths and eco, so do let me know in the comments. I will make it, and I will tell you exactly how I scored exemption in all the subjects. I scored 67 in accounts and 62 in, I guess, बाकी दोनों subjects में. So I will share it very, in a precise manner, in a very detailed manner. And for now, all the very best for your preparation. This was all about this video. I hope you like it. I hope I was able to give you a very clear picture कि exactly तुम्हारे पेपर में क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, एंड तुम्हें उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, पेपर को लिखना कैसे है, ठीक है। लास्ट डे स्ट्रैटेजीज, 1.5 डे स्ट्रैटेजीज, या फिर लाइक बेसिकली ऐसी किसी भी टाइप के वीडियोज़ चाहते हो, so you can comment down your thoughts and I will make a video on that soon. So yeah, that's it for this video. I hope you like it. I'll see you in the next video.